गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और इसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। और हम चैप्टर को पेज वाइज पढ़ते हुए आ रहे हैं और अब हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 12 पे। तो चलिए देखते हैं क्या कंटेंट है पेज नंबर 12 पे। देखने से आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने पेज नंबर 11 पे, जो कि पिछली वीडियो में आपको मिलेगा, क्या क्या डिस्कस किया है। उसमें हमने डिस्कस किया है कि जो औरंगज़ेब का रिलेशनशिप था राजपूत स्टेट्स के साथ वो कैसा था। फिर हमने पढ़ा था कि सतनामी अपराइजिंग क्या थी। फिर हमने देखा था कि जट अपराइजिंग का क्या महत्व था। फिर हमने देखा था कि सिख अपराइजिंग क्यों हुई थी। और फिर हमने देखा था कि औरंगज़ेब की क्या पॉलिसी थी रिलीजन को लेके। ये सारे टॉपिक्स हम अपने लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम इस पेज में क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लेटर मुगल्स थे, जो औरंगज़ेब के बाद जो मुग़ल का रूल रहा, उनका क्या अप्रोच था सारी चीज़ों को लेके। फिर हम देखेंगे कि हिंदू और मुस्लिम अपर क्लासेस जो थी उनके बीच में कैसा क्वेश्चन था, पॉजिटिव था या नेगेटिव। फिर हम देखेंगे कि औरंगज़ेब के मरने के बाद क्या वॉर ऑफ सक्सेशन रहा और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अप्रोच क्या रही लेटर मुगल्स की। मतलब मुगल्स में औरंगज़ेब के टाइम से ही बहुत सारी समस्याएं आना शुरू हो गई, क्योंकि औरंगज़ेब ने जो पॉलिसीज़ फॉलो की वो बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल होने लगी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उनके रिलेशंस बाकी नेबरिंग जो राजपूत स्टेट्स से उनके साथ भी ख़राब होने लगा। और उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी जैसे जिजिया वगैरह, जिसकी वजह से वो हिंदूज़ के अंदर भी आक्रोश पैदा हुआ। तो लेटर मुगल्स में हम देखते हैं कि उनको ये चीज़ समझ में आई कि इस तरह से तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया कि जो जिजिया इम्पोज किया गया था औरंगज़ेब के टाइम पे, उसको औरंगज़ेब के कुछ सालों के बाद जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो जिजिया को एबॉलिश कर दिया गया। तो ये बहुत एक पॉजिटिव स्टेप रहा जो उन्होंने लिया लेटर मुगल्स ने। फिर उसके बाद जो रिलेशंस थे राजपूत जो राजा थे उनके साथ जो रिलेशंस थे उस पर बहुत काम किया गया, उनको इम्प्रूव किया गया। और जो दूसरे हिंदू नोबल्स और चीफ्स थे उनके साथ भी कॉर्डियल रिलेशंस मेंटेन किए गए। और हम देखते हैं कि साउथ के अंदर जो साहू थे और जो मराठा के साथ जो रिलेशनशिप औरंगज़ेब का था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो लेकिन जब उनके बाद जो मुगल्स आए उन्होंने इस इम्पोर्टेंस को समझा कि हमें मराठास के साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप रखना चाहिए। तो उन्होंने किंग साहू और मराठा सरदार्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाया और कॉर्डियल रिलेशंस रखे। फिर अब हम नेक्स्ट इसमें पॉइंट जो डिस्कस करेंगे वो है कि हिंदू और मुस्लिम में भी दोनों कम्युनिटी में एक अपर क्लास बन चुकी थी उस टाइम तक। और वो आपस में कैसा मतलब वो कर रहे थे, मेंटेन कर रहे थे रिलेशनशिप। तो हमने देखा कि अब सत्ता और मतलब कि लूटपाट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गया था। दोनों ही जो अपर क्लासेस थे वो दोनों ही ये चीज़ फॉलो कर रहे थे कि पावर एंड प्लंडर। और ये मतलब रिलीजियस सॉलिडारिटी, मतलब ये ना देख के कि हिंदू या मुस्लिम, ये मतलब पावर और प्लंडर दोनों ही, मतलब दोनों ही कम्युनिटीज़ के अपर क्लास कर रहे थे। फिर जो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को एक तरह से लूटा जा रहा था और उनके साथ लड़ाइयाँ की जा रही थी। फिर ये जो अपर कास्ट एक जो फॉर्म हो गई थी, ये रिलीजन को एज अ वेपन ऑफ प्रोपेगेंडा ले लेती थी, जिससे कि उनका पॉलिटिकल एम अचीव हो जाए। मतलब जब भी उनको ज़रूरत पड़ती थी कि उनको अपनी कम्युनिटी के वोट्स चाहिए या फिर उनको लगता था कि उनको अपनी कम्युनिटी का सहयोग चाहिए, तो फिर वो रिलीजन को आगे रख देते थे और उसको एज अ प्रोपेगेंडा बना के कि भाई ये हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे, उस तरह से ही अपना पॉलिटिकल एम अचीव कर लेते थे। तो ये चीज़ हो गई थी प्रोमिनेंट दोनों ही हिंदू और मुस्लिम दोनों ही अपर क्लासेस में। फिर ये क्या होने लगा कि ये आपस में अलायंस भी बनाने लगे कि हिंदू और मुस्लिम्स की जो अपर क्लास थी आपस में भी आ जाती थी। और फिर दे यूज टू फॉर्म म्यूचुअल अलायंस अगेंस्ट फेलो को रिलीजनिस्ट फॉर गेनिंग पावर, टेरिटरी और मनी। फिर मतलब रिलीजन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले नहीं कर रहा था, प्ले कर रहा था कि अपर क्लास का अगर हिंदू और मुस्लिम है तो वो आपस में यूनाइट हो जाते थे और वो अगेंस्ट दूसरे हिंदू मुस्लिम्स के अगेंस्ट में फिर वो उस तरह से करने लगे। फिर जो हिंदू और मुस्लिम नोबल्स थे या ज़मींदार थे या जो चीफ्स थे वो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस करने लगे और एक्सप्लॉइट करने लगे कॉमन लोगों को, बिना देखे कि हिंदू या मुस्लिम है।
मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर मान लीजिए हिंदू ज़मींदार है तो वो हिंदू जो वहाँ के लोग थे उनको भी एक्सप्लॉइट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे। तो इसी तरह से ज़मींदार हुए और नोबल्स हुए, तो वो इरेस्पेक्टिव कि भाई वो क्या रिलीजन है, वो कॉमन जो आदमी था, कॉमन लोग थे, वो उनको उत्पीड़न उनका हो रहा था। तो इसमें एग्जांपल हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र रीजन और जो राजपूताना रीजन के जो हिंदू पीजेंट्स थे उनको भी उतना ही लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ रहा था जितना कि आपके हिंदू और मुस्लिम पीजेंट्स थे आगरा, बंगाल और अवध में। मतलब रीजन अगर अलग भी हो गया, मान लीजिए महाराष्ट्र आपका ये साउथ में पड़ रहा है या राजपूताना रीजन आपका अलग रीजन है, तो वो लोग के वहाँ पे भी जो किसान थे वो उतना ही रेवेन्यू दे रहे थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट, हाई अमाउंट, जितना कि आपका हिंदू या मुस्लिम किसान थे कहाँ पे, आगरा, बंगाल और अवध में। फिर हम देखते हैं कि वॉर्स ऑफ सक्सेशन हुआ औरंगज़ेब की डेथ के बाद। मतलब जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई तो एक सिविल वॉर ब्रोक हो गया प्रिंसेस के बीच में ही, वो आपस में ही लड़ाई करने लगे। और ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलती है कि जब 18th सेंचुरी का समय था तो वॉर ऑफ सक्सेशन बहुत ही फियर्स होने लगा, मतलब बहुत डिस्ट्रक्शन होने लगा उसके अंदर। मतलब प्रिंसेस आपस में बहुत बुरी तरह से फाइट करते थे इसके लिए, फॉर द पोजीशन ऑफ अ किंग, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जान जाती थी और प्रॉपर्टी जो थी, रियासत की जो प्रॉपर्टी होती थी, उसको भी बहुत नुकसान होता था। और इस क्रम में हम देखते हैं कि जो बहुत सारे हमारे सोल्जर्स थे उस टाइम पे ट्रेंड, वो उनकी मतलब वो मारे गए। इसी तरह से जो कमांडर्स होते थे वो लोग की भी बहुत लोगों की डेथ हुई। और फाइनली इससे क्या हुआ कि जब सिविल वॉर कंटिन्यूसली होने लगे और बहुत ज़्यादा फियर्स होने लगे, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होने लगे, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कमज़ोर होने लगा और एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जल्दी से आपके साथ मिलूँगा पेज नंबर 13 के साथ। हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद।